हेलो जी, क्या हाल चाल है आपके? पढ़ाई कैसी चल रही है भाई? यार एमएससी के एंट्रेंस के एग्जाम की तैयारी इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम सब अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं और सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हुए यहाँ आ गए। ये एंट्रेंस भी एक सीढ़ी की तरह है, इसे पार करेंगे तो फिर नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे, मास्टर्स ऑफ साइंस की डिग्री लेके आएंगे और भाई फिर साइंस पढ़ाएंगे और साइंस करेंगे। नो डाउट ये एक फ्यूचर को बनाने के लिए बड़ा अच्छा स्टेप है, बट इस एग्जाम को हल्के मत लेना। खास तौर से जब तुम बात कर रहे हो जेएनयू की या आईआईटी की, तो तैयारी ढंग से करनी चाहिए। तैयारी ऐसी हो जो शॉर्ट हो, एक्यूरेट हो, फास्ट हो और एफिशिएंट हो। आई फ्लाई का यही प्रिंसिपल एग्जाम में बड़ा काम आता है। आई फ्लाई एक नेक्स्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म है पढ़ाई के लिए, जहां किताबों से निकल करके हम इंफॉर्मेशन को ऐसे लेके आते हैं कि उसे यूज भी कर पाए, समझ भी पाए और देख भी पाए। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, प्रोकैरियोट्स के अंदर, भाई प्रोकैरियोट का मतलब है जैसे कि बैक्टीरिया, इकोलाई और लैगिंग स्ट्रैंड प्राइमर्स के रिमूव करने की बात कर रहे हैं। भाई प्राइमर तो चाहे लैगिंग स्ट्रैंड का रिमूव करा लो या फिर लीडिंग स्ट्रैंड, प्राइमर रिमूव करने की एबिलिटी डीएनए पॉलीमरेज 1 में है। डीएनए पॉलीमरेज 1 जहां एक तरफ प्राइमर को रिमूव करता है, डीएनए डैमेज रिपेयर में काम करता है, तो पॉलीमरेज 3 है जो मेन रेप्लिकेटिंग मशीन है और 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है, खास तौर से डीएनए को काटने के लिए। 3 प्राइम एंड से एक एक करके काट के 5 प्राइम की तरफ चलना, और डीएनए लिगेंड का काम होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को सील करना, जैसे कि निक क्लोजिंग। जब कभी डीएनए पॉलीमरेज 1 आरएनए प्राइमर को हटाता है तो इसे हम लोग निक ट्रांसलेशन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ डीएनए पॉलीमरेज सबसे पहले जो आरएनए का मॉलिक्यूल है उसे हटाता है। अब हटाने के लिए यार 5 प्राइम एंड से पढ़ के 3 प्राइम की तरफ जाना है, तो ये जो एक्टिविटी शुरुआत की होती है काटने के लिए, इसे हम लोग आरएनएज एच भी कहते हैं, क्योंकि जब कभी आरएनए डीएनए हाइब्रिड के फॉर्म में होगा, जैसे कि इस केस में, तो सेलेक्टिवली आरएनए को तोड़ना है और वो भी 5 प्राइम की साइड से एक एक करके टुकड़ों को बाहर निकालना है। जब ये गैप बन जाता है तो पीछे पीछे नए डीएनए के पीसेस जोड़ दिए जाते हैं। इस तरीके से जो आरएनए का प्राइमर था उसकी जगह पर डीएनए का स्ट्रैंड आ जाता है। इसे निक ट्रांसलेशन कहते हैं। डीएनए पॉलीमरेज 1 इस मामले में बड़ा स्पेशल है। कॉर्नबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहला एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज 1 डिस्कवर किया था। हालांकि आज हम लोग डीएनए पॉलीमरेज 2 और 3 के बारे में जानते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि बैक्टीरिया के डीएनए को रेप्लिकेट करने वाला मेन एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज 3 है, जिसमें 16 पेप्टाइड होती हैं, जिनमें से कुछ ही पेप्टाइड हैं जो रेप्लिकेशन करने में मशहूर है, तो बाकी हेल्प करती हैं। और भाई जब डीएनए पॉलीमरेज 1 की बात करो ना, तो थोड़ी सी बात और भी जान लो। डीएनए पॉलीमरेज 1 जो कंप्लीट एंजाइम है, उसका एक बड़ा भाग, जिसे आप बड़ा वाला पार्ट ही बोल सकते हो, अगर इसे मैं कट करके बाहर निकाल दूं तो इस पार्ट के अंदर 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइजिंग एक्टिविटी भी है और साथ में 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी है, जिसे हम लोग प्रूफ रीडिंग कहते हैं। हाँ, ये नीचे वाला भाग जो है ये है जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस का फंक्शन दिखाता है। याद है कैरीमुलिस नाम का एक साइंटिस्ट जिसने पीसीआर इन्वेंट किया था, उसने केवल ये ऊपर वाले भाग का इस्तेमाल किया था, जिसे हम लोग क्लीन ऑफ फ्रेगमेंट भी कहते हैं। तो डीएनए पॉलीमरेज 1 बहुत जगह बहुत तरीके से आता है। क्वेश्चन नंबर 84, एक एंजाइम जो रिलीव करता हो और टॉर्शन स्ट्रेन्स को। यार कभी देखा है जब हम लोग अपने फोन के ईयरफोन्स को बार बार घुमाते रहते हैं तो उसमें ऐंठन आ जाती है और फाइबर्स आपस में ही रोल बैक कर जाता है। आमतौर पर जब भी कभी इस तरह की फोल्डिंग देखने को मिले, इसे हम लोग सुपर कॉलिंग कर सकते हैं और टॉर्शन स्ट्रैंड भी कर सकते हैं। सेम ऐसे जब डबल स्ट्रैंड डीएनए को सेपरेट करना होता है, दोनों स्ट्रैंड को अलग अलग, तब डीएनए भी तो ऐसा ही है ना, स्पाइरल, और उसके स्ट्रैंड में भी सेपरेट करते हुए इस तरह का टॉर्शन स्ट्रेस पैदा होता है। उस स्ट्रेस को हटाने का जिम्मा भाई एक ही एंजाइम का है, जिसका नाम है डीएनए गायरेज। इसे हम लोग डना बी के नाम से भी जानते हैं, बैक्टीरिया में खास तौर से। डीएनए लाइगेज जहां निक क्लोजिंग काम करता है, तो रिलैक्सेज ये एक हाइपोथेटिकल नाम है, ऐसा एंजाइम होता भी नहीं यार। और डीएनए हेलिकेज वो है जो दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़ करके। सुपर कोइलिंग कहते हैं हम इसे। जब भी कभी दोनों स्ट्रैंड को खोलना शुरू करेंगे तो ये आपस में अलग जाएंगे, और जो ये फर्दर फोल्डिंग हो रही है ये डीएनए खुलने को रोक देगी। इसी को रिलैक्स करना डीएनए गायरे से काम है। क्वेश्चन नंबर 88, होलोसेंट्रिक क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं। यार जनरली जब हम लोग क्रोमोसोम्स की बात करते हैं तो कुछ एक कॉमन सी टर्म है, मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक वगैरह। ये होलोसेंट्रिक एक अलग तरह की टर्म होती है। आमतौर पे जब तुम कभी क्रोमोसोम की बात करो तो तुम्हें याद है कि क्रोमोसोम बड़े कॉम्पैक्टली पैक हिस्से होते हैं और उसमें एक जगह होती है जिसे हम बोलते हैं काइनेटोकोर्स, या फिर डीएनए के यहाँ वाले पार्ट को बोलते हैं सेंट्रोमियर्स। और ये काइनेटोकोर्स वो हैं जिनसे स्पिंडल आके अटैच होते हैं मेटाफेज में,
और फिर एनाफेस में खींचतान मस्ती है, भाई ये वाला पार्ट मेरा, वो वाला पार्ट तेरा, और क्रोमोसोम्स अलग अलग हो जाते हैं। जनरली एक क्रोमोसोम में एक ही जगह पर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर काइनेटोकोर होते हैं, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा भी देखने को मिलता है कि ऐसे काइनेटोकोर्स वाली कंडीशंस पूरे क्रोमोसोम पर जनरेट हो गई है। अब भाई खूब सारे सेंट्रोमियर बाइंड कर रहे हैं पूरे क्रोमोसोम के ऊपर। इसी को बोलते हैं होलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, जिनके पास मल्टीपल सेंट्रोमियर्स हैं। जब हम सुपर न्यूमेररी क्रोमोसोम्स की बात करते हैं तो देखो, जैसे ह्यूमंस के अंदर 46 क्रोमोसोम है, लेकिन कुछ केसेस में सोमैटिक सेल्स के अंदर खास तौर से 46 की जगह पे 47 क्रोमोसोम, और ये 7th कौन सा है, ये एक्स्ट्रा जो है, ये बड़ा उलझन वाला सवाल होता है। किसी भी क्रोमोसोम से मिलकर बन जाता है। और जब भी कभी इस तरह के एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो, जैसे कि प्लांट के केस में बी क्रोमोसोम भी एक ऐसा एग्जांपल है, इनको हम लोग सुपर न्यूमेररी क्रोमोसोम्स कहते हैं, और ये मेडिकल कंडीशन को बुलावा भी देते हैं। शॉर्ट क्रोमोसोम विद मैनी जीन्स, ये बात तो नहीं है, तो सिंपल सी कहानी है कि छोटा सा क्रोमोसोम है, मल्टीपल जीन्स हो, उसे हम होलोसेंट्रिक नहीं कहते। क्रोमोसोम विद सेंट्रोमियर एट द सेंटर, इसका नाम है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की कहानी में सेंट्रोमियर की लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, और सेंट्रोमियर के रोल तो भाई पूछो मत। सेंट्रोमियर हटा दो, जैसे बोलते हैं असेंट्रिक क्रोमोसोम, भाई क्रोमोसोम सेग्रीगेट भी नहीं करने वाले। तो अगर सेंट्रोमियर्स ज्यादा हैं या गलत जगह पर हैं, तो इससे क्रोमोसोम के सेग्रीगेशन में फर्क पड़ने वाला है। खास तौर से मियोसिस की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 144 है, शॉर्ट डीएनए की सीक्वेंस की बात करें, छोटा सा डीएनए का सीक्वेंस है, यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस। आमतौर पे बोला नहीं गया है, बट ये अंडरस्टूड है कि सिंगल स्ट्रैंड की बात कर रहे हैं कि कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस तलाश नहीं है, और ऐसे डीएनए के मॉलिक्यूल को जो छोटे से होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, जिनकी हेल्प से हम कहीं कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस कहाँ है हम वो पहचानते हैं, भाई इन डीएनए के मॉलिक्यूल बोलते हैं प्रोब। हालांकि मार्कर, एप्टामर और एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग भी कई तरह की मॉलिक्यूल्स हैं जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं डीएनए के अंदर जब हम डीएनए को समझना चाहते हैं। जहां डीएनए प्रोब्स ये लेबल्ड सिंगल स्ट्रैंडेड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स हैं, छोटे से डीएनए के पीसेस, जो जहां बाइंड करेंगे पहचान कराएंगे कि हमारी कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस वहां अवेलेबल है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स में ये बहुत इस्तेमाल होता है। तो भाई अगर डीएनए में किसी जगह पर आपने कट मारा किसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल करके, और आपने पाया है कि इस मेथड के द्वारा एक पर्टिकुलर टाइप के बैंड जनरेट होते हैं, तब आप मार्कर वर्ड का इस्तेमाल करते हो। मार्कर इस पूरे प्रोफाइल को बोलते हैं, किसी एक बैंड को नहीं। सिमिलरली अगर डीएनए का सिंगल स्ट्रैंड सेकंड स्ट्रक्चर बना सकता हो, और वो सेकंड स्ट्रक्चर कैसा बनाएगा उसके बेस पर आप एक्टिविटी को एनालिसिस कर सको या उसे यूज में ला सको, तो जनरली इन सेकेंडरी फोल्डेड डीएनए के स्ट्रक्चर्स को एप्टामर्स कहते हैं। जबकि डीएनए में आप जानते हो जीन तो हर जगह है नहीं, और जीन में भी खास तौर से मैसेज जो बटा हुआ है वो इंट्रॉन एक्सॉन के रूप में बटा हुआ है। एक्सॉन से अगर आप cDNA बना लो और उस cDNA को लेबलिंग के रूप में इस्तेमाल करो, तो भाई उसे बोलोगे आप एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, क्योंकि ये डीएनए की सीक्वेंसेस जो आपने तैयार किए हैं वो हैं जो एक्सॉन्स को रिप्रेजेंट करती हैं, मतलब एक्सप्रेशन को। क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है कि ट्रांजिशन टाइप ऑफ जीन म्यूटेशन इज कॉज्ड व्हेन। अब यार म्यूटेशन जनरली दो तरह के होते हैं, एक होता है ट्रांजिशन और एक ट्रांसवर्जन, लेकिन ये दोनों कॉन्सेप्ट हमेशा सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशंस में होती है। म्यूटेशन तो बहुत तरह के सुन रखे हैं ना, डिलीशन, डुप्लीकेशन, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि बेस ना तो तोड़ा गया ना जोड़ा गया, बस बदल दिया गया। अगर कभी प्यूरिन के बदले में आप प्यूरिन ही लगा दो और पैरामिडिन के बदले में पैरामिडिन, आप जानते हो कि डीएनए में ए और जी को हम बोलते हैं प्यूरिन, सिमिलरली टी और सी को बोलते हैं पैरामिडिन। अगर मैं किसी जगह पर एडेनिन था, इसको रिप्लेस करके मैं ग्वानिन ऐड कर दूं, तो भाई इसे बोलेंगे ट्रांजिशन म्यूटेशन। हाँ, अगर मैं प्यूरिन्स को पैरामिडिन में कन्वर्ट कर दूं या वाइस वर्सा, यानी कि ए की जगह पर टी या सी ले आऊं, या फिर जी की जगह पर टी या सी ले आऊं, या वाइस वर्सा, तब हम बोलते हैं ट्रांसवर्जन। ट्रांसवर्जन बड़े खतरनाक है म्यूटेशंस के मामले में। ट्रांजिशन म्यूटेशन फिर भी जल जाते हैं, इतना बड़ा असर नहीं डालते, कभी कभी असर कर भी जाते हैं। तो बस करना क्या होता है, आपको ये चेक करना है कि जो ओरिजिनल सीक्वेंस थी उसमें प्यूरिन की जगह पर प्यूरिन ही है, अगर पैरामिडिन की जगह पर पैरामिडिन ही है, तो आप बोलोगे भाई ये ट्रांजिशन म्यूटेशन है। जो उन्होंने पूछ भी रखा है, पहला बेस है जी और जो ये रिप्लेस हुआ है वो हुआ टी से, तो भाई ग्वानिन की जगह पर आ गया है थायमिन, बट ग्वानिन तो है प्यूरिन और ये है पैरामिडिन, तो इधर ट्रांसवर्जन है। साइटोसिन की जगह पर ग्वानिन आया है, साइटोसिन है पैरामिडिन और ये है प्यूरिन, ये भी ट्रांसवर्जन है। एडेनिन की जगह पर साइटोसिन आया है, ट्रांसवर्जन, और एडेनिन की जगह पर ग्वानिन आया है, ये भी प्यूरिन था और ये भी प्यूरिन था, तो भाई ये लास्ट वाला ऑप्शन है जो ट्रांजिशन म्यूटेशन है। म्यूटेशंस बहुत काम आते हैं पढ़ने में और एग्जाम में। Which of the following is not a general feature of nucleotides? अब भाई न्यूक्लियोटाइड्स में आपने सुन रखा होगा कि एक होता है नाइट्रोजनस बेस, जो भी है ये जुड़ा हुआ है एक राइबो शुगर के साथ में, और राइबो शुगर के आमतौर पे पहले कार्बन से जुड़ा होता है।
सेकंड कार्बन पर OH होगा या नहीं होगा, इस पर डिपेंड करता है कि ये RNA DNA वाली कहानी है। और थर्ड नंबर एक कार्बन पर एक OH होता है, फिर चौथे नंबर कार्बन और पांचवें नंबर कार्बन पर लगे होता है फॉस्फेट ग्रुप। ये पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सी कहानी नॉट अ जर्नल फीचर है। ये नॉट शॉर्ट जरा ढंग से पढ़ लेना। अब फॉस्फेट इज अटैच्ड टू 2 प्राइम, भाई 2 प्राइम पर कभी कोई फॉस्फेट ऐड नहीं होता नॉर्मल क्लोराइड्स के अंदर। अब बेस रिंग नाइट्रोजन एटम इज अटैच्ड टू फर्स्ट कार्बन, इसका नाइट्रोजन पहले कार्बन से अटैच्ड है, ये बात ठीक होती है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप 3 प्राइम कार्बन पर बिल्कुल ठीक है जी, यहाँ OH ग्रुप होता है, इसी की वजह से पॉलीमराइजेशन भी होता है। हाइड्रोजन एटम या फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड टू द 2 प्राइम कार्बन ऑफ राइबोज। अब 2 प्राइम पर या तो H होता है या OH। DNA वाले केसेस में H होता है और RNA वाले केस में OH है। तो भाई ये सही है, ये सही है, ये सही है, बस ये पहला स्टेटमेंट है जो नॉट जर्नल फीचर है। अब क्वेश्चन नंबर 74 को ले लो। यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं और यूक्रोमेटिन रेप्लिकेट्स प्रीडोमिनेंटली। यार सेल साइकिल याद है? सेल साइकिल में एक होता है M फेस, एक होता है G1, एक होता है S और एक होता है G2। ये पूछ रहे हैं रेप्लिकेशन कहाँ होगा। रेप्लिकेशन होता है S फेस के अंदर, लेकिन S फेस को भी उन्होंने 3 पार्ट में बांट दिया है, अर्ली, मिड और लेट। अब अक्कल लड़ाओ, DNA का रेप्लिकेशन प्रीडोमिनेंटली मतलब सबसे ज्यादा कौन से फेस में होगा? अर्ली में, मिड में या लेट में? और अगर लॉजिक ना मिल रहा हो ना तो यार बाइक चला लो। अब समझो कि तुम्हारी जो बाइक की जर्नी है वो 3 स्टेजेस में है। सबसे पहला है स्टार्ट, फिर दूसरा है आप मूव करोगे और तीसरा स्टेप है स्टॉप करोगे। भाई अपने घर से बाहर निकले, बाइक स्टार्ट करी, दौड़ाई सड़क पे और फिर लास्ट में आके आप उतर गए। तो यार ये बताओ कि सबसे ज्यादा डिस्टेंस किस टाइम पे कवर कर रहे हो, शुरू में, आखिर में या मिडल में? सेम ऐसी कहानी सिंपल सी यहां भी है। हम जानते हैं कि जब DNA का रेप्लिकेशन शुरू होगा तो रेप्लिकेशन को शुरू करने के लिए माहौल तैयार होता है जीवन के लास्ट में। और रेप्लिकेशन के जहां ओरिजिन पॉइंट्स होते हैं वहां पे प्रोटीन्स आके बाइंड करते हैं जो DNA रेप्लिकेशन शुरू करते हैं। और जैसे वो प्रोटीन बाइंड किए बस भाई S फेज शुरू हो गया, रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं हुआ। DNA को खोलना पड़ेगा, एंजाइम बाइंड करने पड़ेंगे, प्राइमर बनेंगे, एम्प्लीफिकेशन होगा और ये सारा काम स्टार्टिंग के टाइम में होता है। जब तक हम मिड में पहुंचते हैं, जहां जहां DNA पर DNA पॉलीमरेज बाइंड किए हैं वो फुल स्पीड से काम कर रहे हैं और लास्ट तक पहुंचते पहुंचते ज्यादातर DNA के मॉलिक्यूल रेप्लिकेट कर चुके हैं, प्राइमर हटाए जाएंगे, जो बची कुछ चीजें हैं वो सही की जाएंगी। तो भाई अगर मैं ग्राफ की बात करूं स्पीड की, तो शुरुआत में स्पीड कम होगी, बीच में बहुत बढ़िया होगी और फिर डाउन हो जाएगी। ये है अर्ली, ये है आपका मिड और ये है आपका लेट। अगर मैं स्पीड की बात कर रहा हूँ और डिस्टेंस कवर की बात कर रहा हूँ तो नो डाउट मिड S फेस में DNA का रेप्लिकेशन सबसे ज्यादा और सबसे बढ़िया होने वाला है। तो चलो बाइक भी चला ली और बाइक को कंपेयर भी कर लिया DNA रेप्लिकेशन से। तो चलो पॉलीटीन क्रोमोसोम को देखते हैं। पॉलीटीन क्रोमोसोम बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है यार। ये ड्रोसोफिला में मिलता है, ड्रोसोफिला की सलाइवरी ग्लैंड में। अब ये मोटे मोटे से जो बैंड दिखाई दे रहे हैं ना, ये बैंड देखने की कहानी नहीं है। कहानी ये है कि इस DNA के मॉलिक्यूल में, अगर मैं इस एक क्रोमोसोम की बात करूं तो इस एक क्रोमोसोम का जो पार्ट है ये वाला, इसका मतलब है कि यहाँ बहुत सारे DNA के मॉलिक्यूल्स एक साथ हैं और ये इतने सारे हैं कि मुझे पूरा एक मोटा फाइबर दिखाई दे रहा है। कई बार ये 1000 DNA मॉलिक्यूल से भी ज्यादा हो सकते हैं। देखो सेल साइकिल का बेसिक प्रिंसिपल ये होता है कि हर DNA का मॉलिक्यूल एक बार डिवाइड करेगा, यानी कि एक सेल साइकिल में अगर 2 DNA के मॉलिक्यूल थे तो वो 4 बनेंगे और फिर वो 2-2 में बढ़ जाएंगे। लेकिन जब हम पॉलीटीन क्रोमोसोम की बात करते हैं तो यहाँ 2 से 4 होते हैं लेकिन सेल बढ़ती नहीं। फिर 4 के 8 हो जाते हैं, सेल बढ़ती नहीं। 8 के 16 हो जाते हैं, सेल बढ़ती नहीं। 16 के 32 हो जाते हैं, सेल बढ़ती नहीं। ऐसे करते 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 1000 से भी ऊपर मॉलिक्यूल पहुंच जाते हैं। इस वाली कहानी को हम लोग बोलते हैं एंडोमाइटोसिस। एंडोमाइटोसिस पॉलीप्लॉइडी क्रिएट करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, प्राकृतिक रूप से हम भी इस्तेमाल कर लेते हैं कई बार। और यहाँ जीन डोजेस वाली कहानी को कंपनसेट करने के लिए प्रकृति ने ये एबिलिटी दी है ड्रोसोफिला के इन क्रोमोसोम्स को। रेप्लिकेट करते रहो, मतलब S फेस बार बार करते रहो, लेकिन सेल डिवाइड मत करो, मतलब M फेस मत करो। और इसी को लेकर सवाल था कि पॉलीटीन क्रोमोसोम जब हम बात करेंगे तो ये क्यों बनेंगे? रिपीटेड S फेस है लेकिन M फेस नहीं होता इनके अंदर। पॉइंट नंबर 1 ही बढ़िया है। कैरियोकाइनेसिस अगर आप करोगे तो DNA बढ़ जाना चाहिए, फिर आपके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम ज्यादा होना चाहिए। रिपीटेड S फेस है लेकिन M फेस विदाउट एनाफेस की बात कर रहे हो तो अगेन क्रोमोसोम्स के नंबर बढ़ने चाहिए, क्रोमोसोम एक नहीं रहना चाहिए। हम मोटा बंडल की बात कर रहे हैं। नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम, इसमें क्रोमेटिड सेग्रीगेट नहीं करते, क्रोमोसोम के नंबर नहीं बढ़ने वाले।
एस फेस मल्टीपल टाइम होना चाहिए और एम फेस करो ही मत, सेल को डिवाइड मत करो, इसी को बोलते हैं एंडोमाइटोसिस। तो भाई ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट था। पॉलीटेन क्रोमोसोम भी समझ लिया। तो जब पॉलीटेन की बात करें तो कभी लैम्ब ब्रश क्रोमोसोम को भी देख लेना कि उसकी स्टोरी क्या है। देखो आई फ्लाई एक प्लेटफॉर्म है जहां एमएससी एंट्रेंस आईआईटी जैम के लिए और जेएनयू के लिए तैयारी होती है। तैयारी तो और बहुत एग्जाम की होती है, बट जब इन एग्जाम्स को तुम प्रिपेयर कर रहे होते हो आईआईटी को और जेएनयू को, तो यार कंपटीशन बहुत टफ होता है। सिलेबस भी ठीक ठाक सा है और तुम्हें ये नहीं पता कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से निकल के आएगी, कोई डिसाइडेड नहीं है, इसलिए टॉपिक की डेप्थ में नॉलेज चाहिए। अब उस डेप्थ की नॉलेज को अपने आप पढ़ने में टाइम लग जाता है, बट आई फ्लाई तुम्हारी लाइफ में कैटलिस्ट की तरह इसी काम को वो फास्ट कराता है। ये क्लासेस तुम्हारे घर से होती हैं, इन क्लासेस को तुम ऑनलाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप की हेल्प मिलती है, हाई क्वालिटी लेक्चर है। यार इन क्लासेस को करने के लिए दिन में कहीं आना जाना नहीं है, तुम रात को भी जिस भी टाइम तुम पढ़ना चाहो, मॉर्निंग में सुबह 4 बजे ये लेक्चर्स अवेलेबल है। इसलिए टाइम तुम्हारा, कन्वीनियंस तुम्हारी, ना कहीं जाना ना कहीं आना, बस पढ़ने का ना रहे कोई बहाना। लो जी सिंपल सा ये। अगर तुम इस एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हो और फास्ट करना चाहते हो तो फिर आई फ्लाई का है साथ। आई फ्लाई की क्लासेस नेट, गेट जो कि आफ्टर एमएससी के एग्जाम्स हैं, एआरएस, आईसीएमआर, डीबीटी, तो एमएससी एंट्रेंस के जेएनयू सेब और जैम आईआईटी का, इनके लिए भी तैयारी होती है। क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9013902981। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो शेयर करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उन सभी को जिनको इस ज्ञान की आवश्यकता है, जिनको थोड़ा मोटिवेशन चाहिए, जगना है। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक भी करना, और अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो भाई कर लो बड़ी सी घंटी के साथ। और शेयर करने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप या जो कोई भी प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हो ना, वहां शेयर कर डालो। आई फ्लाई के लिए और जानकारी पाने के लिए गूगल कर सकते हो, आई फ्लाई, नेटगेट या वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो। चलो फिर मजे करो, बाय बाय।